आइए हम बात करते हैं कि ये जो आपके गैप डेज हैं इसे बेस्ट तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी एग्जाम का रिजल्ट एक गेम चेंजर हो सकता है आपके 12th की मार्कशीट में। बहुत ज्यादा चांसेस है कि स्टूडेंट्स इस गैप डेज को वेस्ट करें। वो एक शब्द है ना बड़ा खतरनाक सा, प्रोक्रेस्टिनेशन। में से कुछ स्टूडेंट्स हो जिन्होंने सभी चैप्टर्स एक बार कर लिए, कुछ हो जिन्होंने सारे नहीं करे हैं, कुछ हो जिन्होंने सारे कवर करे पर कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं करे हैं। तो क्या हम कुछ नया पढ़ें? ऐसे कर आप एक दिन में 2 चैप्टर करिए, यानी 6 to 7 डेज में आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बायो बहुत हेल्प करेगी और ये 13 दिन जो आप पढ़ेंगे ये आपको नीट में भी हेल्प करेगा, बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा और शाइनिंग स्टार्स आएंगे मेरे सभी नादान परिंदों के। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, कैसे हैं आप लोग? सो आई होप आपके इंग्लिश का एग्जाम हो चुका है और अब आप गियर्ड अप हैं अपने बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आइए हम बात करते हैं कि ये जो आपके गैप डेज हैं इसे बेस्ट तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी एग्जाम का रिजल्ट एक गेम चेंजर हो सकता है आपके 12th की मार्कशीट में। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का फिजिक्स का पेपर जो सेट डिफिकल्ट आया था उतना अच्छा ना गया हो, या इवन और भी जो दूसरे सेट थे, या केमिस्ट्री का पेपर, या इंग्लिश का एग्जाम, मे बी अदर सब्जेक्ट के एग्जाम्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस हो गया हो। तो बायोलॉजी एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि बायो का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आता है सीबीएसई के अंदर, और हाई चांसेस होते हैं कि वो पेपर आपसे बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। लेकिन इस बार एक बड़ी समस्या ये आने वाली है कि आपके इंग्लिश का एग्जाम 11th मार्च को कंप्लीट हो गया है और आपको बायो का एग्जाम 25th मार्च को है। यानी अगर ही मैं ये मानूं कि आपने इंग्लिश का एग्जाम जिस दिन देकर आए हो उस दिन पूरी फुल मस्ती भी कर ली, बैंग ऑन, और आप 12 तारीख से पढ़ने बैठते हैं, तो भी बेटा आपके पास में 13 डेज है। अब आप कहोगे मैम इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर हमारे पास 13 दिन है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 13 दिन है और 13 ही चैप्टर्स हैं, हमें इतना अच्छा गैप मिला है। स्टूडेंट्स, वो कहते हैं ना कि कई बार बहुत ज्यादा आराम परेशानी का सबब बन जाता है। जी हां, बहुत ज्यादा चांसेस है कि स्टूडेंट्स इस गैप डेज को वेस्ट करें। वो एक शब्द है ना बड़ा खतरनाक सा, प्रोक्रेस्टिनेशन। ऐसा लगता है यार अभी तो 13 दिन है, अभी तो 12 दिन है, अभी तो 10 दिन है, अभी तो 8 दिन है, अरे अब 6 दिन रह गए, अरे 4 दिन ही रह गए, अरे अब 3 दिन ही रह गए, ओ माय गॉड ये तो एग्जाम का दिन आ गया। जब गैप कम होता है ना, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैंने भी जब बोर्ड के एग्जाम्स दिए थे तो जिन एग्जाम्स में गैप डेज कम होते हैं उनमें हम मोर एफिशिएंट रहते हैं। हमारे दिमाग में रहता है यार बस 3 ही दिन है, 3 ही दिन है, तो हम पहले दिन आते ही थोड़ा बहुत रेस्ट करो और भिड़ जाते हैं पढ़ने में। पर जब गैप लंबा होता है ना तो खूब बर्बादी करते हैं, खूब आलस फैलाते हैं, खूब रायता फैलाते हैं अपन। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इन गैप डेज में एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाएं और इन्हें बेस्ट यूज करें। आइए चलिए आज की वीडियो में मैं थोड़ी थोड़ी सी कुछ बातें करूंगी जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है मेरे बोर्ड्स के दौरान और मेरे इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के दौरान। आपको इनमें से जो जो बातें हेल्पफुल लगे उन्हें आप यूज कर सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन आप सब जानते हैं, टोटल 13 चैप्टर्स हैं और उनसे हमारे 70 मार्क्स का पेपर बनता है। 13 दिन 13 चैप्टर्स, तो क्या हम रोज एक चैप्टर पढ़ें? बिल्कुल नहीं, ऐसा कतई नहीं करना है। हमें क्या करना है हम उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा प्लानर बनाना। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप लोग 11th मार्च को ही अपना प्लानर बना लेंगे अगले पूरे 13 डेज के लिए। भले ही इसको बनाते टाइम आपको आधा घंटा पौन घंटा लगे, वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, वो बहुत बड़ा यूटिलाइजिंग ऑफ टाइम होगा, तभी आप 13 डेज इफेक्टिवली कर पाएंगे। स्टेप 2 ये होगा कि प्लानर बनाने के बाद आप बिल्कुल क्लियर रहिए कि आपको 5 इयर्स के मिनिमम पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स इन 13 दिन में दोबारा से सॉल्व करने हैं। कैसे मैं बताऊंगी। और स्टेप 3 होगा कि ढेर सारा रिवीजन करेंगे हम थ्योरी का और प्रैक्टिस करेंगे। अब बेटा क्या प्रैक्टिस करोगे? अगर मैं बायो की बात करूं तो 1 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आते ही हैं, बट आपको मेनली लिखने की प्रैक्टिस करनी है, लिखने की प्रैक्टिस। जी हाँ, थ्योरी आपको आती तो है, कॉन्सेप्ट आता तो है। आप में से काफी स्टूडेंट्स होंगे जो नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो एमसीक्यूज तो आप कर दोगे, लेकिन लिखने में स्पेशली 4 मार्क 5 मार्क का क्वेश्चन लिखने में हमको प्रॉब्लम होती है। और दूसरा, डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद से बनाना, डायग्राम विद प्रॉपर लेबलिंग।
इसके अलावा एक टिप आपको यहीं पर दे देती हूं बेटा, एग्जाम के अंदर भी कोई क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, उससे रिलेटेड जो भी आता है भले ही 2-4 लाइंस आती हो, लिख कर जरूर आना, पूरी तरीके से क्वेश्चन को छोड़ना मत। खैर चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कि 13 डेज में हमें एनसीईआरटी के हर चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को खुद बना के प्रैक्टिस करना है, हमें लॉन्ग आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट्स हमें ऑफकोर्स सारे रिवाइज करने हैं, और कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, और 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स हमें सॉल्व करने हैं। इसके अलावा मैं और सर आपके लिए सैंपल पेपर भी लेकर आएंगे, उसे भी हमें जरूर सॉल्व करना रहेगा। अब एक प्रश्न ये उठता है कि क्या हम कोई नया चैप्टर, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो जिन्होंने सभी चैप्टर्स एक बार कर लिए, कुछ हो जिन्होंने सारे नहीं करे हैं, कुछ हो जिन्होंने सारे कवर करे पर कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं करे हैं, तो क्या हम कुछ नया पढ़ें? देखिए स्टूडेंट्स, अगर डेज कम होते तो मैं इसका सीधा सीधा जवाब नो देती, लेकिन अब मैं इसका जवाब नो नहीं दूंगी क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है। तो यहां पर आपको क्या बात ध्यान रखनी है, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो आपको फर्स्टली आपको जो आता है उसको पढ़ना है, जो आता है उसको आप रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से आंसर लिखने की, डायग्राम की, ये तो पहला काम करना है। अब देखो आप में से ना अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, कुछ होंगे जिन्होंने एक बार सब कुछ पढ़ा है, बस कुछ कुछ टॉपिक थोड़ा नया है, थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ा, बहुत दिन से नहीं पढ़ा, तो वो लोग तो बिल्कुल इसका आंसर यस होगा। पर अगर आपने कोई चैप्टर पूरा ही नहीं उठाया है तो आप नेक्स्ट स्टेप पर कर सकते हैं कि जो वन शॉट वीडियो सर के बॉटनी के हैं, मेरे जूलॉजी के हैं, आप उससे इसे कर ले। पर मैं फिर कह रही हूं जो आता है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। वन शॉट वीडियो से आप उस चैप्टर को कर सकते हैं, उतना मोर देन इनफ होगा, ताकि कम से कम आप क्वेश्चन को छोड़े नहीं और आपके 60+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे आउट ऑफ 70। अगर आपने वन शॉट भी देख लिया, अपने पास टाइम है क्योंकि, तो अपन बिल्कुल नया चैप्टर या नया टॉपिक उठा सकते हैं, बट इसे ना आप शुरू के 7 डेज में कर लेना, फर्स्ट 7 डेज में, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो वन शॉट वीडियो से अगर आपको कोई नया चैप्टर लेना है, नया टॉपिक लेना है, तो शुरू के 7 या 8 दिन में आप कर लेना। उसके बाद के लिए मत रखना कि मैं आखिरी के 2-3 दिन में करूंगा, क्योंकि आप उसको जब पढ़ोगे, अंडरस्टैंड करोगे, फिर उसको लर्न करोगे, उसको लिखने की प्रैक्टिस करोगे, इन सब में टाइम लगेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने काफी सारा ऑलरेडी पढ़ा है तो आप ये बीच बीच में ले लेना, एक आध दिन, अगर 2-3 चैप्टर्स ही हैं। अगर आपके थोड़े ज्यादा हैं तो आप कॉम्बिनेशंस बना लेना। तो ना तो ऐसा करना कि शुरू के 7-8 दिन तक नया ही पढ़ते रहे और फिर एंड में जो आता है वो भी ढंग से रिवाइज नहीं कर पाए, और ना ऐसा करना कि शुरू में ये करते रहे और आखिरी के 2-3 दिन के लिए रखा तो भी सब बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो अपने को इनका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, जो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, क्योंकि आप सब अलग अलग जगह पर खड़े हैं, आप सबने अलग अलग परसेंटेज ऑफ सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। पर मैं बिल्कुल बोलूंगी कि वन शॉट वीडियो, यही जो 12th हैकर की वीडियोस हैं, उनसे आप आराम से कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे और चैनल्स पर भी आप लोगों को सारे वन शॉट वीडियोस पढ़ाए हैं। अगर आपने कोई पर्टिकुलर सर या मैम से कोई चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा है बेटा, तो आप वहीं से कवर करना उसको, फिर आप हमारा दोबारा से मत देखना, क्योंकि आप वहां से अट्यून्ड हो, वहां से एडजस्टेड हो। चाहे वो कोई भी कोचिंग हो, वो कोई भी पीडब्ल्यू का बैच हो, आप बिल्कुल पढ़ो पर्टिकुलर सर या मैम से, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर बिल्कुल नया पढ़ना है तो आप 12th हैकर को जरूर यूज कर लेना, क्योंकि हम लोगों ने मिनिमम टाइम में ये कोर्स स्टार्ट ही इसीलिए किया था एग्जाम के ठीक पहले, कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स आ जाए। तो जैसा भी सूटेबल हो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनसे भी एडजस्टेड हो, कुल मिलाकर पढ़ना है। तो ये कॉम्बिनेशन अपने को लेना है। कोशिश अपनी यही है कि अपन पूरा सिलेबस खत्म करें, 13 दिन बहुत होते हैं। अब करना कैसे है, जैसा मैंने आपसे कहा, सबसे पहले तो आखिरी दिन तक के लिए छोड़ना मत। अभी तो 10 दिन है, अभी तो 5 दिन है, अभी तो नहीं नहीं नहीं, पहले दिन से स्टार्ट फ्रॉम डे 1। मैं तो आपको बोलूंगी कि आप 11 को भी पूरा वेस्ट नहीं करिए, बिल्कुल मत करिए 11 को भी पूरा वेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12th हैकर के से भी आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं जो चैप्टर्स हैं। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, मॉर्निंग में आप सबसे पहले, जैसे आप उठे 7 बजे तक उठे आप, 6:30 7 बजे, इससे ज्यादा लेट मत सोना भाई,
इससे ज्यादा लेट मत सोना। 7 बजे तक उठना ही उठना है, क्योंकि अपन एग्जाम वाले दिन भी तकरीबन 7 बजे तो उठेंगे ही। अपन तैयार होंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रिवीजन करेंगे, अपन सेंटर तक पहुंचेंगे, 10:30 पे तो एग्जाम ही शुरू होगा। तो बेटा 6:30 से 7 पे उठने की आदत मत खराब करना। डोंट वेक अप लेट, ये हैबिट मत करना। एक बार एग्जाम होने दो कंप्लीट, उसके बाद उठ जाना लेट, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखना। दूसरी बात, इस दौरान होली आएगी, डोंट प्ले होली। हल्की फुल्की खेल लेना भाई, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1 घंटा वेस्ट कर सकते हो आप होली पर, इससे ज्यादा होली पर वेस्ट नहीं करोगे। अगर आप भाई दूज मनाने वाले हो तो होली पे नहीं करोगे, फिर आप होली मनाओगे तो भाई दूज पे नहीं करोगे। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इतना अच्छे से सिलेबस करना है हमें कि हमें जब बोर्ड्स कंप्लीट हो तो फिर केवल 11th रिवाइज करना पड़े, नीट के लिए बोर्ड्स 12th का उठाना भी ना पड़े। बेटा बहुत ध्यान रखना, ठीक है। एक बार ही होता है, पर 12th के मार्क्स हमेशा अपने साथ रहते हैं, वो मार्कशीट हमेशा रहती है। अब सपोज करो आपने एक चैप्टर लिया, सपोज मैंने एक चैप्टर लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मैंने इसकी थ्योरी अच्छे से सुबह पढ़ी, 2-3 घंटे में अच्छे से पढ़ ली। अब आपने जहां से भी पढ़ी है, अब आपके खुद के नोट्स हो सकते हैं, वो आपके स्कूल के नोट्स हो सकते हैं, कोई वन शॉट आप जो फॉलो कर रहे थे 12th हैकर, कहीं से भी पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है, अब बेटा 10:30 से लेके 1:30 बजे तक जो आपके एग्जाम का भी टाइम होता है, इस समय पर आपको सोना नहीं है। डोंट स्लीप। एग्जाम के गैप डेज में क्या होता है, हम 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे सो जाते हैं, वो दिन में सोना नहीं है खाना खा के। आपको प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग की, लॉन्ग आंसर राइटिंग की, फर्स्ट 5 डेज तक या 7 डेज तक, 6 to 7 डेज तक। पहले 6 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे। तो सपोज करो आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा, तो इस टाइम पर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन लर्न करोगे, जो लॉन्ग क्वेश्चंस है स्पेशली, जैसे oogenesis हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, स्पर्मिएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिन पर बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें आपने अच्छे से लर्न करा और उन्हीं की आप प्रैक्टिस करोगे लिखने की। आप लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में 5 डेज, इसी टाइम पर आप मॉक टेस्ट पास्ट 5 इयर्स के करेंगे। आप पेपर उठाएंगे, टाइमर लगाएंगे, 10:30 से 1:30 बजे तक का, एक पानी की बोतल रखेंगे और बिल्कुल वैसा ही एग्जाम लिखेंगे जैसा कि अगर ये रियल पेपर होता तो आप लिखेंगे। यहां पर 23rd को हम लोग एक सैंपल पेपर भी आपके लिए अपलोड करेंगे, उस सैंपल पेपर को भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो लास्ट के जो 5 डेज होंगे, लास्ट के 5 डेज, उसमें आप ये 5 या 6 मान लेते हैं अपन, एक सैंपल पेपर वाला दिन हो गया मान लो, आखिरी के 6 दिन, तो 6 और 6 में 12 दिन की बात कर रही हूं, प्लस माइनस आप कर लेना। इसके बाद ये पूरा करने के बाद में अब आप अपना लंच वगैरह करो और थोड़ा सा सो जाओ, नींद ले लो। शाम को हल्का फुल्का रिफ्रेशमेंट कर लो आप। अब ये हल्का फुल्का ही रहना चाहिए। थोड़ा बहुत आधा घंटा म्यूजिक सुन लिया, कोई मूवी देख ली, सोशल मीडिया चला लिया, पर वो 2-3-4 घंटे नहीं होना चाहिए। तकरीबन 5, 5:30, 6 बजे तक आपको वापस से बैठना है सेकंड चैप्टर की थ्योरी लेकर। जी हाँ, सेकंड चैप्टर की थ्योरी लेकर। और फिर ऐसे ही आपने 2 से 3 घंटे में अच्छे से इसकी थ्योरी कर ली। अब इसके बाद में आप दोनों चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, दोनों चैप्टर्स को आप रिवाइज कर लेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब डे 2 आया आपका, तो डे 2 पर आपने जो सुबह चैप्टर पढ़ा है और डे 1 पर जो शाम को पढ़ा है, उन दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन इस समय पर 3 घंटे में आप लिखने की प्रैक्टिस करिए। फिर ऐसे ही डे 2 को जो शाम को पढ़ा है और डे 3 को जो सुबह पढ़ा है, उसे आप डे 3 को 10:30 बजे से 1:30 बजे तक प्रैक्टिस करिए। तो ऐसे कर कर आंसर लिखने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि बायो में पूरे साल जब आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स या उतने सीरियस नहीं होते या स्कूल बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं जा रहे हैं, लिखने की आदत ही छूट जाती है। 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन लिखने में ही मौत आती है और लिख ही नहीं पाते, आती हुई चीज भी आप नहीं लिख पाते हैं। तो ऐसे कर कर आप एक दिन में 2 चैप्टर करिए, यानी 6 to 7 डेज में आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी दिन आप कोई न्यू चैप्टर उठा रहे हैं जो बड़ा चैप्टर है, तो आप एक दिन में एक चैप्टर भी ले सकते हैं, तो वो आप ऑल्टरनेट कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा, जैसे सपोज आपने माइक्रोब्स नहीं किया है, तो आप एक चैप्टर जो आपको आता है और एक माइक्रोब्स ले लिया,
या आप ऐसा भी कर सकते हो, वो थोड़ा बहुत वेरिएशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। या सपोज करो कि आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नहीं किया है, तो उस दिन आप अच्छे से वन शॉट से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ले लो, और आपने जो किया हुआ है उसका एक छोटा सा चैप्टर उठा लो, मान लो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ले लिया। तो इस तरह से आप वेरिएशन कर सकते हैं, बट ये सारा प्लानर आपका 11th को ही बन जाएगा। प्लानर आपका 11th को ही बन जाएगा। आप क्या करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th या 12th तक मैक्सिमम आपका प्लानर बन जाएगा। डे 1 से स्टार्ट करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेट उठने की आदत नहीं डालना। जैसा एग्जाम डे होगा उसी के अकॉर्डिंग ही हमें रहना है। हम लोग आपको 24th को मैराथन के फॉर्म में फाइनल रिवीजन दे देंगे। 23rd को आपका सैंपल पेपर भी अपलोड हो जाएगा, पर तब तक आप समय बर्बाद नहीं करेंगे। आई होप मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों कि ये आपको हेल्प करेगा। अगर आपके कोई भी और डाउट्स हो पढ़ाई को लेकर, कैसे पढ़ना है, कोई और प्रिपरेशन को लेकर, आंसर राइटिंग को लेकर, तो आप कमेंट्स में लिख देना, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि कौन स्टूडेंट्स इनमें से क्या क्या कैसे कैसे फॉलो करने वाला है। आपका जो भी शेड्यूल है वो आप मेरे साथ चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में शेयर करना, और मैं उसका जवाब आपको दे दूंगी कि कहां पर आप क्या प्लस माइनस कर सकते हैं। सो बस बैंग ऑन करिए, बायो बहुत हेल्प करेगी, और ये 13 दिन जो आप पढ़ेंगे ये आपको नीट में भी हेल्प करेगा, बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा, और शाइनिंग स्टार्स आएंगे मेरे सभी नादान परिंदों के। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि बायो विल बी अ गेम चेंजर, विल बी अ गेम चेंजर एंड विल एड स्टार्स टू योर मार्कशीट। और आपको गिल्ट में नहीं आना है, आपको दुखी नहीं होना चाहिए आखिरी के एंड में जाकर कि यार मैंने समय बर्बाद कर दिया। बस इसीलिए मुझे ये स्ट्रैटेजी आपको देनी थी। आई होप दिस हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।